Hi guys, welcome back to the channel. My name is Rishabh Jain and today we are starting chapter 8 level annuities. ये chapter start करने से पहले I will tell you that the content is going to be more technical in both conceptual and mathematical way. So before moving ahead with this chapter, please make sure that you have understood the previous concept very well. If not, please stop here and go back to my earlier videos or read the chapter again and perform all the questions that are given at the back of the chapters. बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम से आगे जितनी भी चीज़ें होंगी, हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत रेगुलरली काम आने वाले हैं. तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट्स में, डिस्काउंटिंग में, नॉमिनल रेट्स में, उन कॉन्सेप्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो यही टाइम है. अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ उसको दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं मैं डायरेक्टली आगे सॉल्व करूँगा, तो आई विल यूज़ दो फॉर्मूला डायरेक्टली. तो मैं हर बार उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लेवल एन्यूटीज़. एन्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे. आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ एन्यूटीज़ देखेंगे. एन्यूटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली की लाइफ में. एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्क करता है एन्यूटीज़ पे, तो स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के अंदर. तो पहले देखते हैं कि एन्यूटीज़ होती क्या है. तो द डेफिनेशन ऑफ एन्यूटी इज़ अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट. अब तक हमने सारे पेमेंट्स देखे. हमने सिंगल पेमेंट देखा, हमने डिफरेंट पेमेंट्स देखे जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा थी बट टाइमिंग कुछ भी हो सकता था पेमेंट्स का. लाइक एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने देखा था एग्जांपल जिसमें 2 पे नेगेटिव कैश फ्लो था, देन 5th टाइम पे कैश फ्लो था, देन एक 7th टाइम पे एक कैश फ्लो था. तो यहाँ पे क्या था, कैश फ्लोज जो थे हमारे, दोज कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी आर कंसिडरिंग अ सिंगल कैश फ्लो, मतलब सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे टाइमिंग जो थी कैश फ्लो की उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. एन्यूटीज़ में क्या होता है, एन्यूटीज़ का जो सबसे स्पेशल फीचर ही यही है कि जो टाइम गैप होता है बिटवीन कैश फ्लो दैट रिमेन सेम. तो सपोज ये मेरा कैश फ्लो उसका टाइमिंग है, तो ये मेरा 0 टाइम है. अगर ये टाइम मेरा 1 है तो ये मेरा टाइम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा. तो रेगुलर पेमेंट्स होता है, मतलब जो टाइम गैप है बिटवीन पेमेंट दैट इज सेम. तो ये हमारा बेसिक फीचर है एन्यूटी का. इस चैप्टर में आज हम डिफरेंट टाइप्स की एन्यूटी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट हम देखेंगे कि सर्टेन एन्यूटीज़ क्या होती है एंड अनसर्टेन एन्यूटीज़ क्या होती है. तो पहले इन पे बात करते हैं, व्हाट आर सर्टेन एंड अनसर्टेन एन्यूटीज़. ओके, तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, I took a loan of 5 years and the bank told me that I have to pay an EMI of 10,000 rupees per month. तो मेरा जो 5 साल बाद टाइम पीरियड होगा वो मेरा 60th मंथ कहलाएगा. दिस टाइम लाइन इज इन मंथ्स. ओके, तो पहले महीने के एंड में मैं 10,000 रुपीज़ पे करूँगा, दूसरे महीने के एंड में मैं 10,000 रुपीज़ पे करूँगा. सिमिलरली हर महीने के एंड में 5 साल तक मैं 10,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ पे करूँगा फॉर माई लोन डेट आई हैव टेकन. ओके, तो देखो यहाँ पे स्पेशल फीचर क्या है. देखो यहाँ पे एक पेमेंट नहीं है, पेमेंट एक से ज़्यादा है. पूरा एक फ्रीक्वेंसी जो है पेमेंट्स की, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं 60, और सारे पेमेंट्स एक महीने के गैप पे हो रहे हैं, सेम महीने का जो सेम डिफरेंस टाइम डिफरेंस पे हो रहे हैं. तो दिस 10,000 इज कॉल्ड एन एन्यूटी. तो ये मेरी कहलाएगी 10,000 की एन्यूटी पेबल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. ओके, सो अब इसे सर्टेन क्यों बोलते हैं. इस वाले केस में क्या है, देखो जो मेरे नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं वो 60 है. ओके, तो माई एन इज इक्वल्स टू 60. तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं दैट इज फिक्स्ड 60 एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट दोज पेमेंट. तो इस टाइप की एन्यूटी को बोलते हैं सर्टेन एन्यूटी. इस एन्यूटी में मेरे पेमेंट्स को लेके कोई एम्बिग्विटी या फिर किसी तरह की कोई अनसर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड नहीं है. देयर इज नो डाउट कि ये पूरे पेमेंट्स मुझे देने हैं और 60 ही देने हैं और 10,000 जो अमाउंट है वो फिक्स रहने वाला है. तो दीज टाइप ऑफ एन्यूटीज कॉल्ड सर्टेन एन्यूटीज. अब हम एग्जांपल देखते हैं अनसर्टेन एन्यूटी का. फॉर एग्जांपल, I buy a life insurance product in which I am paying an yearly premium of suppose 5,000 per year. Okay, तो
अब मेरे को क्या करना है, मेरे को हर साल के एंड में 5,000 रुपीज देने हैं अनटिल आई डाई। ये मेरी टाइमलाइन ईयर्स में है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो पैसे देगा, मरने के बाद तो क्यों देगा पैसे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेता ही इसलिए कि मैं मर जाऊं तो मेरे मरने पर मुझे इतना पैसा मिल जाए। ओके, अब इस तरीके की एन्युटीज में क्या देखो, टाइम गैप तो इसके अंदर भी 1 ईयर का ही है, सेम टाइम गैप पे हमारा पेमेंट्स हो रहा है ईच 1 ईयर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ओके, तो ये मेरी कहलाएगी एन्युटी ऑफ 5,000 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं है, सपोज मेरी एज यहाँ जहाँ जब मैंने पॉलिसी खरीदी, सपोज मेरी एज थी 35। ओके, अब मेरे को नहीं पता कि मैं कितने टाइम बाद मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे को ये तो पता है कि मैं हर साल के एंड में 5,000 रुपये पे करने वाला हूँ एज अ प्रीमियम। So this type of annuity is called uncertain annuity because the number of payment in this annuity is not fixed or not known. Coming to a second type of annuities, we have level or increasing annuities. नाउ अभी हमने जो 2 एग्जांपल्स देखे ऊपर, ये दोनों ही एग्जांपल्स के अंदर जो हमारा अमाउंट था वो सेम था, सारे पेमेंट्स के अंदर सेम अमाउंट 10,000 यहाँ पे मैं पे कर रहा था एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और इस वाले एग्जांपल में मैं 5,000 पे कर रहा था एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो जो मेरा अमाउंट था वो स्टार्टिंग से लेके एंड के टर्म तक पूरा सेम था। तो इस तरीके की एन्युटीज को बोलते हैं लेवल एन्युटीज। जहां पे मेरा अमाउंट है वो हर टाइम पीरियड पे फिक्स रहता है। एंड सो ऑन, जितने भी मेरे एन पेमेंट्स हैं, सपोज ये मेरा जो टाइम पीरियड है वो चाहे मंथ्स हो सकता है, इट कुड बी ईयर्स, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, तो इस तरीके की एन्युटीज को बोलते हैं लेवल एन्युटीज। नाउ अब हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज वी वेंट टू बाय अ बिल्डिंग, टू रेंट अ बिल्डिंग, and the rent agreement is as follows. Suppose you want to rent the building for 5 years, okay, and the rent is payable at the end of every year. I am not considering the security deposit here, I am just interested in the rent amount. So suppose I took the building on rent for 5 years and I will pay my rent at the end of every year, and the rent will increase by 5% every year. So these are the terms of the agreement. So suppose the rent in the first year is 1 lakh rupees. Okay, so my rent in next year will be in third year it will be, and similarly at the end of 5th year my rent will be. So अब देखो यहाँ पे भी क्या है, दिस इज एन एन्युटी बिकॉज जो मेरे पेमेंट्स हैं वो फिक्स टाइम पीरियड्स पे हो रहे हैं, जो टाइम कैप है वो बिल्कुल सेम है 1 ईयर का, और जो मेरे पेमेंट्स हैं वो हर साल 5% से बढ़ते आ रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ एन्युटी इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग एन्युटी, और जो मेरे नंबर ऑफ पेमेंट है एन दैट इज 5। तो ये हमारी एन्युटी कहलाएगी 5 ईयर्स की इंक्रीजिंग एन्युटी। सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि 5% का अमाउंट हमेशा रिलेटिवली बढ़े, हम इस अमाउंट को ऐसे भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। सपोज द रेंट इन द फर्स्ट ईयर इज 1 lakh rupees, the rent in the next year is 1,05,000, then it is 1,10,000, then it is 1,15,000, and then it is 1,20,000. सो रेंट हमारा लीनियरली भी ग्रो कर सकता है, देखो 5,000 एवरी ईयर कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, या फिर रेंट हमारा इस तरीके से भी बढ़ सकता है। तो दीज दे बोथ आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग एन्युटीज। ओके, नाउ वी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग एन्युटी। जैसे हमने भी इंक्रीजिंग एन्युटी एग्जाम्पल देखा, सेम वही कॉन्सेप्ट हम डिक्रीजिंग एन्युटी में भी कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पेमेंट्स सेम टाइम पे होंगे, सेम टाइम गैप में होंगे, लेकिन जो हमारा अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा।
So this is an example of 5-year decreasing annuity that is starting with 1 lakh rupees and ending with 80,000 in 5 years. Okay. Now we move on to our next type of annuities. So annuities can be classified in two ways on the basis of immediate and deferred annuities. पहले हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं डेफर्ड एन्यूटीज का. सो डेफर्ड एन्यूटीज का बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बाय द एग्जाम्पल ऑफ पेंशन. ओके, सपोज ए पर्सन हु इज एज्ड 35 at time, this is my present time 0, is planning for his pension on his retirement. So let's just assume that he retires at an age of 60. So when he retires at age 60, his age will be 25. So this is 25 years ahead in time. This timeline is in years. Okay. For the sake of simplicity, I am assuming that the pension is paid at the end of the year, and the pension is paid on a yearly basis. So the pension will start from age 26, 27, sorry, not age, from time period. The age will be at 61, 62, 63 until he dies. Let's just say the amount of pension is 5 lakh rupees per year. Okay, so 5 lakh here, 5 lakh here, 5 lakh here, 5 lakh here until he dies. अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, व्हेन ही, सॉरी यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि ही इज एज 60. द पेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 60th एज. ओके, एट दिस टाइम ही, सॉरी, यहाँ पे तो वो 60 साल का हो गया है, यहाँ पे वो 61 का होगा, तब उसे इस साल की पेंशन इस टाइम पीरियड पे मिलेगी. ओके, अब व्हाई इज दिस कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी? क्योंकि जो हमारे पेमेंट्स हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 25 ईयर्स बाद स्टार्ट होने वाले हैं. ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डेफर्ड एन्युटी. ये जो टाइम पीरियड है, जो मेरे पेमेंट स्टार्ट होने का टाइम पीरियड है, वो 25 ईयर्स के बाद में है. तो जो मेरा डेफरमेंट पीरियड है वो 25 ईयर्स का है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड एन्युटी. ओके, जो हमने ऊपर सारे एग्जांपल्स कंसीडर करे अभी, ये वाले एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स थे इमीडिएट एन्युटी के. क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग जो मेरे पेमेंट्स है वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो गया. देखो, ये फर्स्ट ईयर था मेरा, फर्स्ट ईयर का पेमेंट मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में कर दिया, सेकंड ईयर का पेमेंट सेकंड ईयर के एंड में कर दिया, एंड सो ऑन अंटिल 5th ईयर. तो ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे इमीडिएट एन्युटी के, क्योंकि ये जस्ट प्रेजेंट टाइम पे स्टार्ट हो रही थी हमारी पेमेंट्स. लेकिन जो हमारी डेफर्ड एन्युटीज हैं उसके अंदर पेमेंट्स हमारे डेफर हो रहे थे कुछ टाइम के लिए. लास्ट एग्जांपल वी हैव, so annuities can also be differentiated on the basis of whether it is paid at the beginning of the year or whether the payments are made at the end of the year. So we have two types of annuities here, arrears and due. Due is also called advance annuity sometimes. So we have two types of annuities on the basis of whether the payment is made at the end of the year or time period, or whether the payment is made at the beginning of the time period. ये बिल्कुल सेम वही एग्जांपल्स की तरह हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रेट्स. डिस्काउंट रेट्स में क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है वो एप्लीकेबल टू उसी ईयर के लिए होता है, लेकिन आपको एडवांस में पे करना होता है. तो सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हेयर. सपोज ये मेरी टाइमलाइन है and I am assuming suppose n payments. Okay, n could be my months, n could be my years, n could be my quarters, whatever. Suppose this is my first time period, this is second, this is third, and so on up till n. ये मेरा फर्स्ट टाइम पीरियड है 0 से 1 के बीच में. मैं इसका पेमेंट यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ. ओके, अगर मैं इसका पेमेंट यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम पेइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो यहाँ मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो रिलेटेड है इस ईयर के लिए. तो यहाँ जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो रिलेटेड है इस ईयर के लिए. सिमिलरली यहाँ जो मैं पेमेंट करूँगा वो करेगा इस ईयर के लिए, एंड सो ऑन. मेरा लास्ट पेमेंट आएगा मेरे nth टाइम पीरियड पे, डेट विल बी फॉर दिस टाइम पीरियड.
अब सेम केस एन्यूटी ड्यू में लेके चलते हैं, उसमें क्या होगा, वही टाइम पीरियड्स होंगे सारे 1 2 3। यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला मेरा फर्स्ट ईयर है इसका पेमेंट मेरे को ईयर के स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला पेमेंट मैंने यहाँ कर दिया ईयर के स्टार्टिंग में। यहाँ जो मैंने पेमेंट किया वो मैंने इस ईयर के लिए किया, यहाँ जो मैंने पेमेंट किया वो मैंने इस ईयर के लिए किया, यहाँ जो किया वो मैंने इस ईयर के लिए किया, एंड सो ऑन। मेरा लास्ट पेमेंट होगा n-1 टाइम पे फॉर दिस ईयर, nth ईयर। ओके, सो ये डिफरेंस है हमारा एन्यूटी इन एरियर्स में और एन्यूटी इन ड्यू में। सपोज मेरा अमाउंट था यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का, तो मैं ऐसे बोलूँगा एन्यूटी ऑफ 10,000 पेबल इन एरियर्स, एंड दिस विल बी माई एन्यूटी इन एडवांस और एन्यूटी ड्यू ऑफ 10 ईयर्स ऑफ 10,000 सॉरी। देखने में आपको दोनों एग्जाम्पल सेम लग सकते हैं, आपको लगेगा दोनों में नंबर ऑफ पेमेंट्स एन ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम 1 2 3 4 से लेके एन तक पेमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे 0 से लेके n-1 तक हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट दोनों में एन ही है। एंड यू माइट थिंक दैट दे बोथ आर सेम, बट दे आर नॉट द सेम, एंड विल डिस्कस व्हाई दे आर नॉट सेम। इस पॉइंट पे आके आपको एक डाउट जरूर आया होगा, अभी नहीं आया तो इट्स गुड। When we consider annuity in arrears, ओके, एन्यूटी इन एरियर्स मतलब मेरे को एंड ऑफ द टाइम पीरियड में पेमेंट करना है, तो मेरा फर्स्ट पेमेंट होगा टाइम 1 पे। अब योर क्वेश्चन कुड बी कि व्हाई दिस टाइप ऑफ एन्यूटी इज नॉट कॉल्ड अ डेफर्ड एन्यूटी। ओके, मैंने डेफर्ड के अंदर आपको बताया था कि जो फर्स्ट जो देयर इज एन डिले ऑफ टाइम, डिले इन एन्यूटी, जो पेमेंट स्टार्ट होते हैं वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होते हैं। तो यू कुड आर्ग्यू कि यहाँ पे भी तो देखो एक साल का गैप आ गया, पेमेंट एक साल बाद हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ डेफर्ड एन्यूटी, बिकॉज ये जो पेमेंट यहाँ हमने किया फर्स्ट ईयर पे, दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट ईयर। ये हमारा फर्स्ट ईयर का ही पेमेंट है जो हमने फर्स्ट ईयर के एंड में किया। तो अगर आप फर्स्ट ईयर का पेमेंट स्टार्टिंग में कर रहे हो या एंड में कर रहे हो, तो इट इज नॉट कॉल्ड अ डेफर्ड एन्यूटी। इट विल बी कॉल्ड अ डेफर्ड एन्यूटी अगर आपकी फर्स्ट पेमेंट सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रही है। ओके ओके, नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या था, हमारे पेमेंट्स थे एरियर के अंदर। ओके, एरियर्स मीन्स एंड ऑफ द पीरियड। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड एन्यूटी, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है वो सेकेंड टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, और दिस इज रिलेटेड टू दिस ईयर, so that's why it is an, I'm writing it here, this is an deferred annuity and deferment period है हमारा 1। deferred annuity deferred by 1 year। why it is deferred by 1 year? बिकॉज जो मेरा फर्स्ट पेमेंट है इस ईयर का है, तो मेरा ये वाला साल जो है वो खाली गया। ओके, दैट इज वाई इट इज डेफर्ड फॉर 1 ईयर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे ड्यू। यहाँ पे पेमेंट्स हमारे होंगे सारे एडवांस, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट पेमेंट मैंने यहाँ पे किया, सेकंड मैंने यहाँ किया, थर्ड मैंने यहाँ किया, तो टेल मी वेदर इट इज अ डेफर्ड एन्यूटी और नॉट, एंड इफ इट इज अ डेफर्ड एन्यूटी व्हाट इज द डेफरमेंट पीरियड। You can pause here right now and take some time to tell me whether it is a deferred annuity or not. So take your time. So I'm guessing you guessed right. So this is an example of deferred annuity, and यहाँ पे भी जो हमारा deferment period है वो 1 year का ही है। because why? because ये जो मैंने पेमेंट किया यहाँ पे फर्स्ट टाइम पीरियड पे, ये मेरा पेमेंट जो ये तो इस ईयर के लिए था। ओके, तो मेरा ये वाला जो ईयर है ये मेरा खाली गया। That's why this is also an example of deferred annuity, and here deferment period is also 1 year. So
ये हमारे 4 टाइप्स की एन्यूटीज थी, 4 बेसिस थे एन्यूटीज को क्लासीफाई करने के लिए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा अभी तक चलता हुआ आया और जो हमें आगे फॉलोअप करना ही है, क्योंकि जब तक चीज़ें टफ नहीं होती हमें मज़ा कहाँ आता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज़ की। ओके, अब हमने ये तो कंसिडर कर लिया एन्युटीज क्या होती है। हमको सिंगल अमाउंट अगर है, सिंगल पेमेंट है, सिंगल कैश फ्लो है, तो हमें उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है। अगर हमने डिस्क्रीट केस में देखा था लास्ट चैप्टर में कि अगर फ्रीक्वेंसी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं 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 पे, तो हम उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज ये मेरा टाइम 2 था, ये 5 था, ये 8 था, ये 12 था सपोज, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा। अगर कंटिन्यूस पेमेंट स्ट्रीम है तो हमने उसकी भी देखा कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। अब हम कंसिडर करेंगे एन्युटीज की प्रेजेंट वैल्यू। ओके, कुछ डिफरेंस है क्या लास्ट चैप्टर और चैप्टर में? बल्कि ये वाला चैप्टर तो इजी हो गया, क्योंकि हमने क्या करा, हमने टाइम गैप सेम रख दिया। तो अब पेमेंट जो हो रहे हैं, हमारे कैश फ्लो जो आने वाले हैं, वो कैसे आने वाले हैं? वो सेम टाइम गैप पे आने वाले हैं। ओके, तो जो हम पहले कंसिडर करेंगे केस, वो करेंगे हम पेमेंट मेड इन एरियर्स। तो हमारा फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे व्हेन पेमेंट्स आर मेड इन एरियर्स। or we can also call them annuities in arrears। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एन्युटीज इन एरियर्स की, तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। ओके, सो जो हमारा जनरल टाइमलाइन बनेगा इस केस के लिए, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब बुक में कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीज़ों को देखो कैसे लिखा है। ये इस टाइम को बोला गया है टी, इस टाइम को बोला गया है t+1, देन t+2, then t+3 and so on. This time is called t plus n-1 and lastly this time is t plus n। अब क्यों हम t में जाएं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, नोटेशंस को, तो मैं इन सब में से t माइनस कर रहा हूँ एंड आई विल सिंपली राइट देम एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, n-1 and n। ओके, तो एन्युटीज इन एरियर्स में है, सपोज वी पे 1 here, 1 here, 1 here, तो मेरा अमाउंट है 1 कैश फ्लो हेयर, 1 कैश फ्लो हेयर, 1 हेयर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सॉरी एट द एंड ऑफ एवरी टाइम पीरियड, एंड टोटल नंबर ऑफ कैश फ्लोज आर n। वी आर कंसिडरिंग टोटल n कैश फ्लोज। Now we will calculate the present value of this series of payment and we define a new symbol or notation for these present values। Okay, so हम एक नया नोटेशन डिफाइन करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इस पूरे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टाइम 0 पे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो हम अब तक करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने किया था ये सेम चीज, लेकिन लास्ट चैप्टर में क्या था, डिस्क्रीट केस था, पेमेंट्स बहुत इरेगुलर थे। यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर पेमेंट्स हैं, एन्युटी है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम हेयर टाइम 0 पे। तो इसकी जो एन्युटी निकल के आएगी इन वन पेमेंट की, उसे हम डिफाइन करते हैं एज ए एन एंड दिस सिंबल, अ बॉक्स सिंबल। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए एन। वी सिंपली कॉल इट ए एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ पेमेंट्स। ओके, सो ए एन इज डिफाइंड, this an is the present value of an annuity of n payment of ₹1 made at the end of each time period। तो ये हमारा टाइम पीरियड था 1 के n में एक पेमेंट, सेकंड के n में एक पेमेंट, अप टिल n के n में एक पेमेंट।
तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो सिंपली ये मेरा फर्स्ट पेमेंट है, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, आई विल ब्रिंग बैक इट हेयर। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा v से, मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओके, सपोज आई एम गिवन इंटरेस्ट रेट i। अब ये मेरा सेकंड पेमेंट है, सेकंड टाइम पे इसको मैं पीछे लेके आऊँगा 0 पे, तो क्या करना पड़ेगा, v स्क्वायर, सिमिलरली v क्यूब अंटिल माई लास्ट पेमेंट इज, यहाँ n पे है मेरा लास्ट पेमेंट, इसको मैं पीछे लेके आऊँगा बिल्कुल 0 पे, तो मुझे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा vn से, तो माई लास्ट टर्म विल बी vn। सिंपली टेकिंग v कॉमन, तो जो मेरे अंदर टर्म बचेगी वो बचेगी कुछ इस तरीके से 1 प्लस v स्क्वायर अंटिल vn माइनस 1। अब देखो अंदर जो टर्म ब्रैकेट के अंदर, दिस इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे मेरी जो नेक्स्ट टर्म आ रही है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ v। सो जब हमारी टर्म इस तरीके से होती है तो वी कैन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इट। तो सपोज अगर मेरी टर्म्स होती हैं ए आर स्क्वायर टेकिंग ए एस कॉमन, इसका जनरल रिजल्ट होता है a कॉमन 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर व्हेन दिस r इज लेस देन 1। तो ये हमारा जनरल रिजल्ट होता है, वी विल यूज दैट रिजल्ट हियर। ओके, तो जो मेरी टर्म्स आएंगी वो इस तरीके से आएंगी, v I'll use that formula 1 minus v to the power n upon 1 minus v। okay, I'm taking this v below, so this will be 1 minus v to the power n upon 1 upon v is just 1 upon v, this will be 1 v upon v will be minus 1। okay, so 1 minus vn upon, now what is v? v is our 1 plus I to the power n, so 1 upon v will be 1 plus I minus 1, so we have 1 minus v to the power n upon I। you can also write it down, this is our result। ओके, सो अगर हमें पेमेंट्स गिवन है 1 रुपीज़ के एट द एंड ऑफ ईच टाइम पीरियड एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ n periods, then we can directly compute the present value of those payment as 1 minus v to the power n upon I, where I is our annual effective rate for that one time period। okay, so if we are given an annuity in arrear, we can calculate the present value like this। now let's just see what happens when we take n equal to 0। so अब n equal to 0 का मतलब क्या है कि there are total number of 0 payment। तो अगर n equal to 0 है तो we can directly write n equal to 0। okay, and suppose if I equal to 0, I equal to 0 का मतलब क्या होगा कि you are not earning any interest on that amount। so आप किसी अमाउंट को, अगर सपोज ये मेरा टाइम 1 है और ये मेरा टाइम 0 है, यहाँ पे कोई अमाउंट है 100 का, अगर मैं इसे पीछे लेके आऊँगा तो ये अमाउंट 100 से छोटा आएगा, लेट जस्ट से सपोज 95 आ गया, यहाँ आई इक्वल टू समथिंग था। ओके, तो ये 95 आ गया, लेकिन अगर मेरा आई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आई एम नॉट अर्निंग एनी इंटरेस्ट। तो जब मैं इसे डिस्काउंट बैक करूँगा 0 पे तो मेरा अमाउंट 100 ही आने वाला है। ओके, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट तो कुछ अर्न करा ही नहीं, जितना अमाउंट मैंने साल के एंड में 0 पे इन्वेस्ट करा उतना ही मुझे एंड में मिल गया। इस केस में क्या होगा, हमारा जो हमारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स थे, ये v क्या होता है, v होता है हमारा 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 1। अब अगर i 0 है तो हमारा v क्या हो जाएगा,
1, तो ये सारी टर्म्स हो जाएंगी 1 1 1 1 1 1 अप टू n, तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया व्हेन i इक्वल टू 0 आर प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द सम ऑफ दोज पेमेंट्स. Now one more thing, you don't have to calculate this value an. The value of an and many other notation is given in the formula book or tables. This table is allowed in examination and is provided to you. So let's just see what this table is. हमारी जो टेबल्स हमें गिवन होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है हमें. ओके, इस टेबल में आपके सारे फॉर्मूले जो हैं जो आपको जनरली यूज आते हैं, ये टेबल्स आपको एग्जाम्स में भी यूज काफ़ी हेल्पफुल रहती है. अगर काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे आगे वाली वीडियोस में जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बचेगा इससे आपको एग्जाम्स में. क्योंकि एग्जाम्स में आप हर बार टेबल खोल के फॉर्मूला नहीं देख सकते, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतनी सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती है, इट इज़ वेरी हेक्टिक. तो इस तरीके से हमारी टेबल्स होती है. इसमें स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं हमारे कैलकुलस के, सीरीज एक्सपेंशन हैं, ये हम जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे इन चीज़ों की. आई विल शो यू एंड टेल यू ऑन व्हाट पेज नंबर आर व्हाट थिंग्स. ये हमारी स्टैटिस्टिकल चीज़ें, विल कवर दैट टॉपिक इन आर CS1. लेट मी कम टू, दीज आर ऑल रिलेटेड टू आर CS1 सब्जेक्ट, CS1 एंड CS2. ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्मूला गिवन है. ओके, an का फॉर्मूला नहीं है इसमें. So this is about annuities. We'll learn all of this in this course CM1. तो जब वो आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा चीज़ें सारी. Let's come to the main content. This. तो यहाँ पे क्या है, देखो टेबल्स में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सेटिंग्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स के लिए टेबल्स गिवन है. तो सपोज अगर आपका i इक्वल टू 0.5% है, यानी कि 0.5% है, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सारे फैक्टर्स आपको डायरेक्टली गिवन है. देखो यहाँ पे आपको Vn गिवन है, 1 + i टू द पावर n गिवन है, Sn विल कंसिडर व्हाट इज Sn इन दिस वीडियो, An गिवन है. देखो सपोज अगर मेरे अगर 5 पेमेंट्स है, मेरा n इक्वल टू 5 है और इंटरेस्ट रेट i इक्वल टू 0.5% है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट A5 इक्वल टू 4.9259. ओके, ये सारी चीज़ें भी हम कंसिडर करेंगे. ये वैल्यूज़ किस लिए दिए मैंने, आपको नॉमिनल रेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. I2, I4, I12, डेल्टा, 1 + i टू द पावर दिस, ऑल दिस गिवन, सब कुछ यहाँ पे गिवन होता है. ओके, तो एग्जाम में ये चीज़ें काफ़ी आपको टाइम सेविंग रहती है. जैसे नेक्स्ट पेज पे हमारा 1% के लिए अगर हमारा i इक्वल टू 0.01 है, तो हमें उस चीज़ के लिए सारी चीज़ें गिवन है. सिमिलरली 1.5 के लिए, 2 के लिए, 2.5, 3, 4. सो अगर इंटरेस्ट रेट इनमें से कुछ है तो आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ वी कम बैक टू आवर. Okay. Now let's just do one question to clear everything. So in this example, we have to calculate the present value of an annuity of 1000 payable at the end of every month. This is my 1st March. First April, May, and the last payment is on December, 1st December. ओके, तो जब इस तरीके की सेटिंग्स है हमारी, तो टेल मी कि प्रेजेंट वैल्यू जो हम निकालेंगे वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगी. हमारे पेमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 1st of April से. ओके, एंड इट इज गिवन दैट इट इज एन एन्युटी पेबल इन एरियर्स. सो यू टेल मी कि प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए. सो इफ यू गेस्ड दिस पॉइंट देन यू आर राइट, क्योंकि ये वाला 1000 रुपीज़ का पेमेंट इस वाले मंथ के लिए है, मार्च के लिए है. सो जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो 1st मार्च पे आएगी. ओके,
So suppose we are given I12 equal to 6%. ये मुझे नॉमिनल रेट गिवन है 6% per annum. So I can compute my monthly effective rate as I12 upon 12, which will be 0.5%. So my present value क्या आएगी? Our present value will be, how many payments are there? There are total 9 payments starting from April 1 ending on December 1st. So there are total number of 9 payments. Okay. So I will write it as 1000 A9. We are multiplying this 1000 because जो हमारा अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ का है. ये जो AN9 फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था 1 रुपी पे. ये प्रेजेंट वैल्यू थी 1 रुपीज़ की व्हेन द पेमेंट्स वर मेड ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ओके, तो हमारा जब हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट 1000. आवर इंटरेस्ट रेट इज दिस 0.5. तो 1 माइनस दिस विल बी माई V to the power n upon I. 1000 into 8.7791. ओके, अब देखो, अभी मैंने आपको टेबल्स के बारे में बताया, तो यहाँ से हमारा फैक्टर आया 8.7791. नाउ सपोज यही फैक्टर आपको टेबल्स में देखना है, तो हाउ विल यू सी? ये हमारी टेबल्स है. We'll move back to I equal to 0.5%. This is on here. So we see A9 is 8.7791 just as we calculated. I don't know where you can see the cursor. This is the cursor. 8.7791 ये हमारा AN था, ये हमारा टाइम पीरियड था N. So we can directly, instead of calculating the value, we can also see it in the tables. अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम कंसिडर करेंगे पेमेंट्स, एन्युटी ड्यू और एन्युटी एडवांस. अब अगर एन्युटी एडवांस गिवन है हमें, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज दिस इज अ टाइम लाइन, दिस इज 0 टाइम, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड, 3, दिस इज n-1 एंड दिस इज n. अब क्योंकि एन्युटी ड्यू है तो हमारे सारे पेमेंट बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड में होंगे, तो हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड जो होगा वो 0 पे होगा, हमारा फर्स्ट पेमेंट, विच विल बी फॉर दिस ईयर. सिमिलरली सेकंड पेमेंट मेरा 1 टाइम पे होगा एंड लास्ट पेमेंट हमारा n-1 टाइम पे होगा. तो लेट जस्ट टेक दोज पेमेंट्स टू बी 1. तो फर्स्ट पेमेंट टाइम 1 पे, सेकेंड ईयर, देन until n-1. ये जो n-1 पे हमारा पेमेंट है ये हमारा इसी ईयर के लिए है. ओके, अब जैसे हमारा AN सिंबल था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, एन्युटी ऑफ ₹1. नाउ हमारा जो सिंबल है एन्युटी ड्यू के लिए वो है A ड्यू N. वी कॉल दिस सिंबल, वी रीड दिस सिंबल एज A ड्यू N and there are 2 dots on A. So this is my A N and 2 dots to tell you that this is a due payment. अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबको 0 टाइम पे लेके आएंगे. तो पहला पेमेंट जो हमारा 1 का वो ऑलरेडी 0 टाइम पे है, तो 1. सेकेंड पेमेंट को हम पीछे लाना पड़ेगा 1 टाइम पीरियड, तो विल मल्टीप्लाइड बाय V, देन V स्क्वायर, अंटिल लास्ट पेमेंट है हमारा n-1 टाइम पे. इसको हम लेके आएंगे 0 टाइम पे, तो प्लस V टू द पावर n-1. नाउ we can directly use the formula for GP, sum of GP, and it will be 1 minus, how many payments are there? There are total number of n payments, so 1 minus V to the power n upon 1 minus V. Now फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था डिस्काउंटिंग फैक्टर्स में कि जब
डी क्या होता है हमारा, सॉरी हमारा वी क्या होता है, अगर हमें डिस्काउंट रेट डी गिवन है तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है 1 माइनस डी। तो यहाँ से आई कैन कैलकुलेट माई डी विल बी 1 माइनस वी। So I can replace this 1 minus v by d. So 1 minus v to the power n upon d. You can write this down. This is our second result. एक और चीज, so we calculate our a due n equal to this. So a due n क्या है हमारा, a due n हमारी annuity 1 rupees की annuity that is paid in beginning and their total number of n payments, उसकी present value है टाइम 0 पे. Okay, now look a n from a different perspective. This is my a n, this is 1 minus v to the power n upon d. ये हमने अभी कैलकुलेट किया. Now what I am doing, I am writing d as, d हमारा क्या होता है, d हमारा होता है i अपॉन 1 प्लस आई. ओके, इस 1 प्लस आई को मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा, तो दिस विल बी 1 प्लस आई 1 माइनस वी टू द पावर n अपॉन आई. और अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था कि दिस टर्म इज नथिंग बट माई ए एन. सी, हमने ए एन अभी क्या कैलकुलेट किया था, दिस वॉज माई ए एन, 1 माइनस वी एन अपॉन आई इज माई ए एन. अब हम देखते हैं कि वाई इज दिस डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है. सपोज ये मेरी टाइमलाइन है 0, दिस इज 1 2. ओके, आई एम टेकिंग ब्लू फॉर माई एरियर पेमेंट्स. तो अगर मेरा पेमेंट एरियर में है तो मेरा फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे होगा, सेकंड पेमेंट यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे, एंड सिमिलरली लास्ट पेमेंट होगा मेरा n-1 टाइम पे. ये पेमेंट है मेरा इस टाइम के लिए, ये पेमेंट है इस टाइम के लिए, एंड सिमिलरली ये पेमेंट है मेरा इस ईयर के लिए. सिमिलरली अगर मैं ड्यू पेमेंट्स कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट पेमेंट जो होगा वो होगा इस टाइम पे, और वो मेरा होगा इस टाइम पीरियड के लिए. सेकंड पेमेंट मेरा होगा इस टाइम पे, बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर में, इसके लिए. लास्ट पेमेंट होगा मेरा n-1 टाइम पे इस पेमेंट के लिए. तो दोनों ही केसेस में मेरे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स तो n ही है, लेकिन जो मेरा केस, आई एम यूजिंग पिंक फॉर ड्यू एंड पर्पल फॉर एरियर्स. ओके, तो दोनों ही केसेस में मेरे जो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो तो n ही है, लेकिन जब मैं ड्यू केस की बात करता हूँ, जब मैं बिगिनिंग में पेमेंट कर रहा हूँ या कैश फ्लो जो मेरे बिगिनिंग में रिसीव हो रहे हैं, तो वो मुझे एक टाइम पहले रिसीव हो रहे हैं. देखो, फर्स्ट जो मेरा कैश फ्लो था, ये मेरा जो टाइम 1 के लिए कैश फ्लो था, वो मुझे ड्यू में पहले ही टाइम 0 पे मिल गया, लेकिन एरियर्स के अंदर वो मुझे 1 साल बाद मिल रहा है. और ये सेम चीज़ मेरे हर साल में हो रही है. सेकेंड ईयर का पेमेंट मुझे ड्यू में 1 साल पहले मिल रहा है, लेकिन एरियर्स में 1 साल बाद मिल रहा है. ओके, और हमने देखा था कि जब कोई चीज़ आपको पहले मिल जाती है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर टू डैट जो आपको बाद में मिल रही है. ओके, एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं. लेट जस्ट से ये मेरा एक पेमेंट है 0 टाइम पे, ये मेरा पेमेंट है 10 टाइम पे. यहाँ पे सपोज मेरा 100 रुपीज़ का पेमेंट है, एंड सपोज मैं आई इक्वल टू 10%. अगर मैं इसकी वैल्यू 0 टाइम पे निकालूंगा तो मेरी आएगी 101.1 टू द पावर -10. ओके, और सिमिलरली अगर मैं 20 ईयर्स का टाइम गैप कंसिडर करूंगा, या लेट जस्ट आई एम कंसिडरिंग ओनली 1 ईयर टाइम पीरियड, 1 ईयर. यहाँ मेरे 100 रुपीज़ हैं, तो मेरी यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 100 इंटू 1.1 टू द पावर -1. ओके, तो यहाँ जो मेरी वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी अराउंड 38.55, और यहाँ जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी समथिंग अबाउट 90 पॉइंट समथिंग. तो जितना ज़्यादा हम टाइम पीरियड बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा मेरी प्रेजेंट वैल्यू कम आती है. क्यों? क्योंकि जब 100 को मैं डिस्काउंट करके लाऊंगा टाइम 0 पे, तो क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है, मुझे ओनली 30 रुपीज़ चाहिए टाइम 0 पे, ताकि वो 10 साल बाद 100 बन जाए. ठीक है, लेकिन अगर मेरे को एक ही साल में 100 बनाने हैं तो मेरे को 90 रुपये लगाने पड़ेंगे एक साल में.
क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है 10%, में कमाऊंगा तो हर साल 10% ही। तो अगर एक साल में ही मुझे किसी अमाउंट को 100 बनाना है तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए जब हम कंसिडर करते हैं जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है उतनी ज़्यादा कम प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो सपोज यहाँ पे मेरा कोई टाइम पीरियड है, यहाँ पे मेरा कोई पेमेंट है, उसमें मैं 0 पे लेके आऊँगा तो वो छोटा बनता जाएगा। ओके, तो जितना पीछे हम टाइम में जाएंगे उतना ही छोटा हमारा पेमेंट होता जाएगा। अब वापस आते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एन्युटी ड्यू है वो हमें हमेशा एक टाइम पहले मिल जाती है। अब क्योंकि एक टाइम पहले मिल जाती है तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें उस ईयर के इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा है। ओके, इसलिए जो हमारा फैक्टर है, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो हमारा फैक्टर है वो देखो क्या है, ये है एन्युटी ड्यू के अंदर आपको कितना मिल रहा है, आपको एन तो मिल ही रहा है, साथ में एक साल का ज़्यादा मिल रहा है। तो 1+i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए एन को, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक साल पहले वो चीज़ मिल रही है। इसलिए ए ड्यू एन का मतलब क्या है, ए ड्यू एन हमारा क्या है, ए ड्यू एन है हमारा ए एन जितना ही पेमेंट मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा, जितना आपका इंटरेस्ट रेट आई है। सो ये हमारा एक तरीका था कंसिडर करने का। दिस इज द डिफरेंस कि वाई ए एन इज नॉट इक्वल टू ए ड्यू एन। ओके, सो आगे चलते हैं अब हम। There is one more relationship between these two terms. Suppose वापस से टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर ड्यू है तो मेरा पेमेंट फर्स्ट यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट एंड पेमेंट यहाँ पे। और अगर एरियर्स में है तो मेरा फर्स्ट पेमेंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लास्ट पेमेंट होगा यहाँ पे। अब पिंक वाले जो पेमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी ए ड्यू एन टाइम 0 पे, और सिमिलरली पर्पल वाले की भी आएगी टाइम 0 पे, ए ड्यू एन, सॉरी ए एन। नाउ सी, अब देखो ये वाले जो पेमेंट्स हैं अपने, ये पेमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है दोनों केसेस में, ये वाले पेमेंट दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये भी सेम है, और यहाँ तक के जो मेरे पेमेंट्स हैं वो सारे दोनों केसेस में सेम है, ए एन में और ए डी एन में। जो ओनली डिफरेंस है वो हमारा फर्स्ट और लास्ट पेमेंट्स का डिफरेंस है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए डी एन है, मेरा ए डी एन क्या आएगा, मेरे ए डी एन का मतलब है जो मेरे पिंक वाली वैल्यूज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे। ओके, तो मेरा ए डी एन कितना हो जाएगा, ये जो मेरे ये वाले जो मेरे पेमेंट्स हैं, ये जो मेरे ब्लू वाले हैं टाइम 1 पे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस और यहाँ तक के, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको यहाँ से यहाँ तक कितने पेमेंट्स हैं, मेरे n-1 पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट है ये, सेकंड ये, एंड सो ऑन, यहाँ तक मेरे n-1 पेमेंट है जो कि हर ईयर के एंड में है। तो इनको मैं लिख सकता हूँ an-1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। nth पेमेंट को मैंने हटा दिया, जो मेरा लास्ट वाला पेमेंट था ब्लू वाला उसको मैंने हटा दिया, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स बचे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, वो मेरे बचे n-1। तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी टाइम 0 पे कितनी आएगी, n-1। और साथ ही में मैं इस वाले पेमेंट को तो भूल ही गया था, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा +1 करके, क्योंकि ये तो 1 पे ऑलरेडी टाइम 0 पे है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक नया रिलेशनशिप निकल के आ गया, ए ड्यू एन इक्वल टू ए n-1 + 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ड्यू एन इक्वल टू, ये हमारा जनरल रिजल्ट नंबर 3 और 4, वॉट एवर इट वाज, दिस इज ऑल्सो आवर रिजल्ट।
इससे अगर एल्जेब्रिकली देखना चाहते हैं आप तो एल्जेब्रिकली भी देख सकते हैं। लेट्स सी, हमारा ADN था 1 + v + v² vn - 1। ओके, इस 1 को यहीं छोड़ दो और बाकी टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया v, तो 1 + v + vn - 2। ओके, इस 1 को मैंने रख लिया यहीं पे, इस v को मैंने ऐसा कैसे रख लिया। अब ये जो मेरी टर्म है अंदर ब्रैकेट्स की, ये मेरी बन गई GP, और GP में टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितना है n - 1 क्योंकि n - 2 तो ये हो गए और टोटल ये, तो टोटल मेरे n - 1 पेमेंट्स है। तो ये मेरी वैल्यू आएगी v n - 1 अपॉन i, सॉरी 1 - v। ओके, अब इस v को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो मेरा आएगा 1 + 1 - v⁴n - 1 1 - v अपॉन v, और पहले की तरह बिल्कुल ये हमारा निकल के आएगा 1 + an - 1, क्योंकि ये जो टर्म आएगी ये हमारा बन जाएगा i, ये हमारा बन जाएगा i, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा an - 1 का। Now let's just see an example. Suppose you want to calculate A25 और आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है @ 13.5%। तुम्हारा A25 हो जाएगा 1 - v⁴25 अपॉन i 1 - 1.13 ⁻⁻25 अपॉन i 1.35, sorry 13.5, so our payment will be 7.095. Next we consider जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ पेमेंट है हमारा, वो है कंटिन्यूसली पेबल एन्युटीज। कंटिन्यूसली पेबल एन्युटीज। अब तक हमने देखा कि हम या तो ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे थे। अब व्हाट विल हैपन कि अगर हमारी कंटिन्यूस पेमेंट स्ट्रीम्स हैं और हम हर ईयर में एक कांस्टेंट रेट ऑफ पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा टाइम 1 है 2 until n, और हमें गिवन है कि ईच ईयर जो आपकी रेट ऑफ पेमेंट है वो है 1, सो आपको हर साल कांस्टेंट 1 रुपीज मिल रहे हैं। ओके, कुछ नया नहीं है इसमें, लास्ट चैप्टर हमने कंसिडर किया था व्हाट आर पेमेंट स्ट्रीम्स। सो इफ यू हैव डाउट ऑन दैट टॉपिक प्लीज गो बैक टू दैट वीडियो। तो यहाँ पे हमें जो पेमेंट्स मिलने वाले हैं वो 1 का पेमेंट मिलेगा, लेकिन ये 1 जो है हमें कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर मिलेगा। तो इस टाइप में अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने कंसिडर किया था एक टॉपिक कि जब भी आपको कंटिन्यूस पेमेंट्स की बात की जाए तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर अ स्मॉल टाइम टी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम पीरियड है, मुझे इस पूरे पीरियड में 1 का पेमेंट हो रहा है। ओके, 1 की रेट से हो रहा है। तो अगर एक बहुत छोटा सा टाइम है t, तो वहां मुझे कितना मिलेगा 1 × dt। अब मेरे को करना क्या है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टाइम 0 पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बहुत छोटे से अमाउंट dt को, ये किस टाइम पे मेरा t पे, मैं लाना चाहता हूँ 0 पे, तो मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई vt से। तो ये मेरा एक अमाउंट t पे आ गया, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे अमाउंट है, ये t तो मेरा यहाँ पे है, ठीक है, मैं एक को तो ले आया, लेकिन ऐसे t तो बहुत सारे हैं 0 से n के बीच में, और मेरा रेट ऑफ पेमेंट भी सेम है, यहाँ पे भी मुझे 1 dt मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे 1 dt मिलेगा। तो मैं इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दूंगा बिटवीन 0 to n, और ये जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है इसे हम बोलते हैं a/n। तो अगर पेमेंट कंटिन्यूसली पेबल है थ्रू आउट द टाइम पीरियड
एंड हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे निकाल रहे हैं, तो सिंबल उसका हो जाएगा ए बार एन। अब इसे कैलकुलेट करते हैं हम। ये हमारा हो जाएगा वी टी डी टी। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी। ओके, इसे हम करेंगे इंटीग्रेट तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा बार ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी का इंटीग्रेशन बिटवीन 0 एंड एन। तो ये जो आपकी टर्म आएगी ये आएगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा। ओके, अब ये जो टर्म है हमारी ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन, ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है एन टाइम के लिए, तो आई कैन राइट इट एज 1 माइनस वी टू द पावर एन, और नीचे हमारे पास आ गया डेल्टा। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट व्हेन वी आर गिवन कंटिन्यूसली पेएबल एन्युटीज ऑफ ₹1। नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये हम सिंस हमारा पेमेंट जो है वो कंटिन्यूस है, तो एन अगर हमारा नॉन इंटीजर वैल्यू भी है ना, तो भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एन दे रखा है 5.5, यानी कि जो हमारे पेमेंट्स हैं वो 5 ईयर्स तक तो होंगे ही होंगे, साथ ही में हमें इस हाफ ईयर के लिए और पेमेंट मिलेगा, और वो भी उसी रेट से मिलेगा, ₹1 पर ईयर के रेट से। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला देयर ऑल्सो। नाउ वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस फॉर्मूला। हमारा ए बार एन निकल के आया 1 माइनस वी टू द पावर अपॉन डेल्टा। अब मैं इसको ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस वाले आई को मैंने यहाँ भेज दिया, डेल्टा को मैंने यहाँ भेज दिया, तो मेरा आई अपॉन डेल्टा आ गया, और 1 माइनस वी टू द पावर एन अपॉन आई को मैंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। और अभी भी मैंने देखा था ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए एन। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, द रिलेशनशिप बिटवीन ए एन एंड ए बार। सो एग्जाम्स में जब आपको कैलकुलेशन करनी होगी और आपको ए बार एन निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ए एन निकालना है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है टेबल्स में से, और आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है आई अपॉन डेल्टा का। और हमने अभी भी देखा था कि हमारा आई अपॉन डेल्टा भी हमें गिवन होता है टेबल्स के अंदर हर इंटरेस्ट रेट के लिए। सी, ये हमारी टेबल्स थी, एंड वी आर गिवन आई अपॉन डेल्टा हियर दिस 1.002498। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। वी हैव कवर्ड ऑल टाइप ऑफ एन्युटी, हमने उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडर करेंगे इन सारी एन्युटीज़ की फ्यूचर वैल्यूज़ और या फिर एक्यूमुलेट वैल्यूज़। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।